दोस्तों आज हम फ्रॉम सीजन 2 के सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को लाइक करके अभी हाइप कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है उसी अनजान बस से। बस में सफर कर रहे एल्जिन नाम के लड़के को बहुत ही डरावने सपने आने लगते हैं। उसे एहसास हो चुका था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, इसलिए वो पागलों की तरह बस रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। तब घबराहट में वो रैंडल नाम के एक लड़के पर उल्टी कर देता है और आखिरकार बस को उसी शापित गांव में रुकना पड़ता है। अब कहानी हमें कुछ घंटे पीछे ले जाती है। गांव में एक भयानक तूफान और जोरदार बारिश आई थी, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। घर के बल्ब और ट्यूबलाइट्स ब्लास्ट हो गए थे। इसी तबाही के बीच में एक लड़की कांच लगने से अंधी होते होते बची थी। खैर वहीं दूसरी तरफ जिम को जब पता चलता है कि उसका घर ढह रहा है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि घर अब गिर चुका था और उसकी पत्नी टैबी सीधे नीचे बेसमेंट में जा गिरी थी। टैबी उस मलबे से गिरते हुए एक रहस्यमयी अंधेरी गुफा में पहुंच चुकी है, जहां उसकी मुलाकात विक्टर से होती है। विक्टर उसे बताता है कि सफेद कपड़े पहने हुए एक बच्चे ने उसे बताया कि यही गुफा उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। इधर कॉलोनी हाउस में दहशत का माहौल है। कैनी घबराया हुआ है। वो डोना को बताता है कि इन सबका बनाया हुआ रेडियो एंटीना पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ऊपर से डायनर के सामने एक नई बस आकर रुकी है। सीन डायनर के सामने शिफ्ट होता है। बस से करीब 20 से 25 लोग उतरते हैं। इन बेचारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मौत के कुएं में कूद पड़े हैं। फिर एलिस और टॉनी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं और वो चिल्ला चिल्लाकर सबसे कहते हैं कि सूरज ढलने वाला है, फौरन डायनर के अंदर छिप जाओ। लेकिन बस की ड्राइवर भागता जिद पर अड़ जाती है। उसका कहना था कि वो इस गांव में एक पल भी नहीं रुकेगी और बस लेकर वापस जाएगी। जब बातों से काम नहीं बनता तो डोना को मजबूरी में अपनी शॉटगन निकालनी पड़ती है। वो बस का टायर उड़ा देती है, जिसके डर से सभी बस यात्री भागकर डायनर के अंदर पनाह लेते हैं। इसी बीच जिम अपने तबाह हो चुके घर पर अपनी पत्नी टैबी को उस खड्डे से बाहर निकालने के लिए पागलों की तरह मलबा हटा रहा था। ये देख बस से आए 2 लोग और टॉनी भी उसकी मदद करने लगते हैं। वहीं नीचे गुफा में टैबी और विक्टर उस खौफनाक अंधेरे में आगे बढ़ रहे हैं और टैबी को कुछ अजीब और डरावने विजन्स दिखाई देने लगते हैं। सीन कट होता है और हम चिमनी में फंसे बॉयड को देखते हैं। 40 फुट गहरी वो चिमनी किसी कब्र जैसी लग रही थी। बॉयड दर्द से करहा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो जोर से चिल्लाता है। तभी ऊपर से एक अनजान आवाज आती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर यहाँ कॉलोनी हाउस में जेड अपनी टेंशन कम करने के लिए गांजे का आखिरी कश लगा ही रहा था कि तभी उसे दीवार पर एक रहस्यमय सिंबल दिखाई देता है। अचानक उसके सामने एक डरावना बोना पपेटा बैठता है। तब जेड की चीख निकल पड़ती है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका एक भयानक इल्यूजन था। फिर बाहर आकर जब वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी ईथन वहाँ आता है और मासूमियत से उसे इस नशे से दूर रहने को कहता है, लेकिन जेड तो गुस्से में उसे वहाँ से भगा देता है। यहाँ नीचे गुफा में टैबी की सांसें अटक जाती है। वो देखती है कि उस अंधेरी जगह पर लोगों का पुराना सामान, सूटकेस, एक टिक टिक करती घड़ी और बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। और सबसे खौफनाक बात, वो शैतान जो रात में इंसानों को चीरते फाड़ते हैं, वो दिन के उजाले में यहीं इसी गुफा में सोते हैं। तब विक्टर और टैबी काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह वहाँ से जिंदा बाहर निकलना था। इधर जेड का दिमाग फिर से उस किताब के निशानों में उलझा है। वो ईथन से विक्टर के बारे में पूछता है। तब ईथन उसे विक्टर के कमरे में ले जाता है, जहाँ जेड को कई अजीबोगरीब पेंटिंग्स मिलती हैं। तब जेड समझ जाता है कि इस गांव के सारे राज विक्टर से जुड़े हैं। वो जानना चाहता है कि तस्वीरों में किताब पकड़े खड़ा क्रिस्टोफर आखिर है कौन। यहाँ जिम के घर के मलबे में हालत बिगड़ जाती है। घर इतना बड़ा था कि मलबा हटाते हटाते अचानक बचा हुआ हिस्सा भी भरभरा कर वहाँ गिर पड़ता है। तब जिम और 2 बाकी लोग सीधे उस गड्ढे में फंस जाते हैं। इस पर जिम की बेटी जूली और बाकी लोग पागलों की तरह मलबा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम अंदर से चिल्लाता है, रुक जाओ, अगर एक भी लकड़ी हटी तो पूरा घर हमारे ऊपर गिर जाएगा। वहीं सूरज ढलने लगा था। जिम जानता था कि अब मौत का साया गांव में घुसने वाला है, तो वो जूली से कहता है कि उन्हें किसी तिरपाल से ढक दे और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएं। तब अपने पापा की इस मजबूरी को देखकर जूली का दिल टूट जाता है। फिर डोना तेजी से उन पर तिरपाल डालती है और सबको डायनर में बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ ताबीज मौजूद था। फिर हम देखते हैं कि चिमनी के ऊपर से किसी ने बॉयड के लिए एक रस्सी नीचे फेंकी है। बॉयड पूरी
पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी पुरानी हवेली जैसी जगह में था जहाँ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। वो बूढ़ा बॉयड को देखकर एक ही बात कहता है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जो डरावने सपने तुम्हें आने वाले हैं वो तुम्हें किस हद तक तड़पाएंगे। फिर वो बूढ़ा आदमी बॉयड पर चिल्लाता है कि यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि ये म्यूजिक खत्म हो, यहाँ से निकल जाओ, वरना ऐसे भयानक सपने तुम्हारा पीछा करेंगे कि तुम भी मौत के लिए तड़पोगे। तब बॉयड घबरा कर आसपास देखता है तो उसे दो पुरानी लाशें दिखाई देती हैं, यानी इस हवेली में कुल 3 लोग कैद थे। यहाँ बॉयड उस बूढ़े जिसका नाम मार्टिन था उसकी मदद करना चाहता था। मार्टिन बताता है कि वो भी कभी मरीन में सैनिक था। मार्टिन बॉयड से गुजारिश करता है कि वो उसे मार दे ताकि उसे इस दर्द से आजादी मिल जाए, लेकिन बॉयड जो हमेशा लोगों की जान बचाता आया है वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी मार्टिन अचानक अपना हाथ काटता है और बॉयड के हाथ पर ही एक चीरा लगाकर अपना खून बॉयड के शरीर में ट्रांसफर कर देता है। फिर वो खौफनाक आवाज में कहता है कि मेरा लहू अब तुम्हारा हुआ, अब यहाँ से भाग जाओ। इधर डायनर में बस के यात्री दहशत और गुस्से में हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें यहाँ कैद क्यों किया गया है। इसी बीच मरियल नाम की लड़की भी इन्हीं यात्रियों में शामिल थी और यहाँ रिवील होता है कि मैरियल और क्रिस्टी कभी एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया था, जिसके बाद आज ये दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब रोते हैं। फिर सीन जाता है मलबे के नीचे दबे जिम और बाकी 2 लोगों पर। रात का अंधेरा छा चुका था। सन्नाटों को चीरते हुए उन शैतानों के कदमों की आहट आने लगी थी। मलबे के नीचे दबा बस का वो नया यात्री दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और कराहने लगता है। तब टॉनी उसे शांत रहने के लिए कहता है कि अगर तूने एक भी आवाज की तो हम सब मारे जाएंगे। यहाँ हवेली में बॉयड मार्टिन से पूछता है कि आखिर ये खौफनाक म्यूजिक क्या है, तो मार्टिन कहता है कि जिन शैतानों से तुम रात में छिपते हो वो तो केवल इस बुराई का एक छोटा सा हिस्सा है, असली शैतान तो तुमने अभी तक देखा ही नहीं है। ये सुनकर बॉयड के होश उड़ जाते हैं। यहाँ कॉलोनी हाउस में एलिस और फातिमा परेशान हैं कि जो लोग डायनर नहीं पहुँच पाए उनका क्या होगा। तब एलिस बाहर जाकर लोगों को बचाने की सोचता है, लेकिन फातिमा उसे कमरे में ले जा लेती है। वहीं हम देखते हैं कि बाहर कुछ अनजान लोग भटक रहे थे। तभी शैतान उनके पास आते हैं और अपनी मीठी आवाज में उन्हें फुसलाते हैं कि हमारे साथ खेलोगे, आओ बाहर आओ। अब जो भी उनकी बातों में आता है ये मॉन्स्टर उन्हें खा लेते हैं। यहाँ मलबे के नीचे वो नया आदमी दर्द से तड़प कर चीख पड़ता है और टॉनी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तभी तिरपाल फटता है और वो हैवान मुस्कुराते हुए अंदर झांकते हैं। यहाँ टॉनी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर टॉनी को भी बुरी तरह फाड़ कर खा जाते हैं। तब जिम अपनी आंखों के सामने इस खौफनाक मंजर को देखता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। उधर बस के अंदर अभी भी 2 बुजुर्ग यात्री मौजूद थे। शैतानों को उनकी भनक लग जाती है और वो बस में घुसकर उनका बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। वहीं डायनर में बागता अभी भी इसी भ्रम में है कि कल सुबह वो पुलिस को बुला लेगी। तभी रेंडल अपना आपा खो देता है। वो कहने की गन छीन कर उसी पर तान देता है और चिल्लाता है कि उसे अभी इसी वक्त बाहर जाना है। इधर मार्टिन के खून ने बॉयड के शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वो एक मशाल लेकर जैसे ही उस हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखता है, अचानक वो पूरी हवेली हवा में गायब हो जाती है और बॉयड खुद को वापस उसी गांव के जंगल में पाता है। तब मॉन्स्टर उसके आसपास ही थे, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ता है। वहीं यहाँ गुफा से किसी तरह बचकर टैबी और विक्टर बाहर निकल आते हैं और एक पुराने ट्रेलर में छिप जाते हैं। इसी ट्रेलर में विक्टर ने खाने के डब्बे में पीछे छिपा रखे थे। तभी वहाँ बुरी हालत में बॉयड भी पहुँच जाता है और ये तीनों यहाँ छुपकर रात काटते हैं। अब सुबह की पहली किरण के साथ दहशत की रात खत्म होती है और मलबे के पास पहुँचने पर सबको टॉनी और उस अनजान आदमी की लाशें दिखती है। तभी बागता जब अपनी बस में जाती है तो वहाँ खून से लथपथ वो लाशों को देखकर चीख पड़ती है। वहीं यहाँ ट्रेलर में बॉयड जब सुबह अपने हाथ को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके शरीर की नसों के अंदर कुछ कीड़े रेंग रहे थे और मार्टिन का श्राप अब बॉयड के अंदर आ चुका था, जिससे तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर बॉयड घर आता है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसका बेटा एलिस आता है और एलिस उम्मीद से पूछता है कि क्या जंगल से कोई बाहर जाने का रास्ता है। अब बॉयड चाहता तो उसे हवेली, बूढ़े आदमी और अपने शापित खून के बारे में बता सकता था, लेकिन गांव में पहले ही 5 लाशें गिर चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे को और डराना नहीं चाहता था, जिसके चलते वो एलिस को दिलासा देने के लिए अपने गले लगा लेता है।
यहाँ अस्पताल में जिम की हालत बहुत खराब है, उसकी पसलियां टूट चुकी हैं। तब टैबी और क्रिस्टी उसकी देखभाल कर रहे हैं और टैबी जिम का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इधर बस के पास रैंडल का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वो डोना पर भड़क रहा है कि उसकी वजह से ही बस के यात्री मारे गए। तब डोना उसे एक कड़वी सच्चाई बताती है कि वो बस लेकर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि ये सड़क वापस इसी गांव में लौट आती है। तब रैंडल हाथापाई पर उतरने ही वाला था कि बॉयड वहाँ आ धमकता है और बॉयड उसे कड़ी चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई बेवकूफी की तो शैतान उससे पहले वो खुद उसे गोली मार देगा, जिस पर रैंडल भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। फिर यहाँ डायनर में जूली और ईथन बैठे हैं और टैबी डायनर की मालकिन मिसेस लू के पास जाती है और बताते हैं कि उनका सब कुछ मलबे में दब चुका है, उन्हें पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। तो मिसेस लू उनकी मदद करती है। यहाँ जंगल में कैनी और एलिस बाकी लाशों की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसा खौफनाक मंजर दिखता है जिससे उनकी रूह कांप जाती है। एक लड़की जिसके सर के आर पार एक लोहे का सरिया घुसा हुआ था और वो एक पेड़ से टिकी हुई जिंदा थी। असल में मॉन्स्टर्स ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा था ताकि वो अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड को दरिंदे द्वारा चीर फाड़ कर खाए जाते हुए देख सके। तब यहाँ दर्द और खौफ से वो लड़की पागल हो चुकी थी और बस अपनी मौत की भीख मांग रही थी। इधर विक्टर जब अपने कमरे में पहुँचता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है और जेड उसका वायलिन चुरा कर बजा रहा था। तो विक्टर को गुस्सा आता है लेकिन जेड उसे पकड़ लेता है और उस डायरी में बने रहस्यमय निशान का मतलब पूछता है। इस पर विक्टर एक शर्त रखता है कि मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें इस वायलिन को एक खास जगह जाकर बजाना होगा। यहाँ अस्पताल में क्रिस्टी और मैरियल के प्यार भले पलों के बीच में अचानक खलल पड़ता है क्योंकि कैनी वहाँ आता है और उस घायल लड़की के बारे में बताता है। तब क्रिस्टी मैरियल को छोड़कर तुरंत जंगल की ओर भागती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सरिया निकालने का मतलब है लड़की की तुरंत मौत, जिससे वो घबरा जाती है। यहाँ जिम बेसमेंट के खड्डे को देखकर एक नई उलझन में है क्योंकि तारों में बिजली तो आ रही है लेकिन तार जमीन के नीचे कहाँ जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता। तभी बस वाली बूढ़ी औरत वहाँ आती है और जिम उससे उसके रहस्यमय बैग के बारे में पूछता है लेकिन वो औरत कुछ बताती नहीं। इधर कॉलोनी हाउस में एल्जिन अभी भी सदमे में है। तब फातिमा उसे शांत करने के लिए गांव की उसी झील के पास ले जाती है। इस माहौल को देखकर एल्जिन को थोड़ा सुकून मिलता है। अब हम देखते हैं कि जंगल में वो लड़की तड़प रही थी। तभी बॉयड वहाँ आता है और वो इस मासूम का दर्द और बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो आहिस्ता से आगे बढ़ता है और एक ही झटके में वो सरिया निकाल देता है। फिर पलक झपकते उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ डायनर में एलिस और फातिमा एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि वो एक बड़ा फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेंगे ताकि मरते दम तक हम साथ रहें। फिर हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस के बगीचे में डोना परेशान है क्योंकि गांव की मिट्टी अचानक बंजर हो रही थी और पौधे मुरझा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो धरती का कोई श्राप लग गया हो। फिर बॉयड डोना के पास आता है और एक अजीब इत्तेफाक बताता है कि जंगल में मरी हुई उस लड़की का नाम कैली था और उसके बॉयफ्रेंड का नाम मार्टिन। वो कहता है कि मरीन में मेरे एक साथी का नाम भी मार्टिन कैली था। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश, जिसका जवाब डोना के पास भी नहीं था। फिर यहाँ कैनी खाने पीने का सामान ढूंढते हुए चर्च के बेसमेंट में जाता है तो वहाँ उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ सहरा छिपी बैठी थी जिसने लोगों का कत्ल किया था और अब वो जंगल से जिंदा कैसे आ गई। इसी बारे में कैनी सोच रहा होता है। फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये वो दौर था जब कैनी अपने मम्मी पापा के साथ इसी गांव में नया नया फंसा था। उसके पापा डायमेंशिया से पीड़ित थे और उन्हें अस्पताल में रखा गया था। कैनी हर पल डरा और सहमा रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बॉयड से होती है। बॉयड कैनी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि हम सब यहाँ डरे हुए हैं, लेकिन क्या तुम मेरी ताकत बनोगे। इसी पल ने कैनी को जूनियर शेरिफ बनने की प्रेरणा दी थी। अब प्रेजेंट टाइम में लौटते हैं। टैबी अपनी बेटी जूली को समझा रही है कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कॉलोनी हाउस जाने की जिद छोड़ दे और उन्हीं के साथ रहे, लेकिन जूली नहीं मानती। तभी जेड उनके घर आता है और वो ईथन को अपने मिशन में शामिल करना चाहता है क्योंकि जेड जानता है कि विक्टर ईथन की ही बातें सुनता है। यहाँ चर्च के बेसमेंट में बॉयड और कैनी सैरा के सामने खड़े हैं और सैरा डरी हुई है। उसका कहना है कि अगर गांव वालों ने उसे देख लिया तो वो उसे जिंदा जला देंगे क्योंकि सब जानते हैं कि उसने अपने ही भाई का कत्ल किया था। और बॉयड का मानना है कि सैरा को जो अजीब आवाजें सुनाई देती है वो इस शहर से बाहर निकलने की चाबी हो सकती है। इस पर कैनी भड़क जाता है क्योंकि उसके लिए तो सैरा एक खूनी है। लेकिन जब बॉयड कहता है कि सैरा हमारे काम आएगी तो इस पर तो कैनी गुस्से में अपना शेरिफ का बिल्ला उतार फेंकता है और बॉयड का साथ छोड़ देता है।
वहीं बॉयड के हाथ का दर्द और वो रेंगते हुए कीड़े उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। अब कॉलोनी हाउस में जूली की मुलाकात एल्जिन से होती है और एल्जिन शांत स्वभाव का लड़का है। तब जूली को उसमें एक अच्छा दोस्त नजर आता है, इसलिए वो बात करने की कोशिश भी करती है। इधर बॉयड दर्द से बेहाल होकर क्रिस्टी के पास जाता है तो क्रिस्टी जब चेकअप करती है तो हैरान रह जाती है। असल में बॉयड के शरीर के अंदर वाकई कुछ रेंग रहा था, लेकिन बिना एमआरआई मशीन के वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। उधर मिसेस लू के डायनर में कैनी अपनी माँ का हाथ बटाने लगता है। वहीं पुराने बियर बार में बागता और जेड शराब पीते हुए अपने पास्ट को याद कर रहे थे। असल में जेड एक कामयाब सॉफ्टवेयर डेवलपर था और बागता अपनी आखिरी बस राइड पर थी, लेकिन दोनों अपनी किस्मत पर हंसते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे फंस गए। वहीं हम देखते हैं कि मैरियल को ड्रग्स की भयानक लत है, इसलिए वो चोरी छिप के टैबी के घर दवाइयाँ चुराने घुसती है, लेकिन टैबी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। तभी टैबी और जिम अपने घर के मलबे को देखकर उदास हो जाते हैं, जो देख मिसेस लू उन्हें अपने डायनर में पनाह दे देती है कि तुम यहाँ आराम से रहो और टेंशन मत लो। इधर बॉयड का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा है। उसे अपने मरे हुए दोस्त फादर खत्री के विजन्स आने लगते हैं और खत्री उसे हिम्मत देता है कि हार मत मान, कैनी से माफी मांग और अपने सवालों के जवाब ढूंढ, जिस पर बॉयड कहता है। यहाँ जिम डोना के पास जाता है और वो उसे बताता है कि जब वो एंटीना से बात कर रहा था तो सामने वाले ने टैबी का नाम लिया था। इसका मतलब है कि कोई इंसान उन्हें ऊपर से देख रहा है और इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो दोबारा एंटीना बनाने की बात करता है। लेकिन डोना तो डर जाती है और इस आइडिया से साफ मना कर देती है। अब रात के सन्नाटे में कैनी छिपकर सैरा के लिए खाना लेकर जाता है और कैनी को नहीं पता था कि उसके पापा की मौत के पीछे सैरा का ही हाथ था, क्योंकि उसने अस्पताल का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। तब सैरा इसी गिल्ट में चुपचाप खाना खा लेती है, क्योंकि वो भी कैनी को सच बताना नहीं चाहती थी। इधर रैंडल का गुस्सा कॉलोनी हाउस के लिए मुसीबत बन जाता है तो डोना उसे सबक सिखाने के लिए कॉलोनी हाउस के बाहर निकाल देती है और उसे एक टूटी बस में एक ताबीज के साथ रात बिताने के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद तो रैंडल उस सुनसान बस में अकेला बैठ जाता है और थोड़ी देर में रात हो चुकी थी। तभी वो खौफनाक मॉन्स्टर बस के बाहर आ धमकते हैं और वो खिड़कियों से रैंडल को घूर रहे थे, लेकिन ताबीज की वजह से वो अंदर नहीं आ सकते। लेकिन वो रैंडल के दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं कि बाहर आ जाओ, हम मजा करेंगे। लेकिन ये रैंडल भी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक मरीन था, तो वो भी उन्हें गालियां देता है और अंदर आने की चुनौती देता है, जिस पर मॉन्स्टर आगे निकल जाते हैं। यहाँ जेड बार में बैठा है, तभी उसे बाहर किसी के भागने की आवाज आती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब अगली सुबह बॉयड चर्च में सैरा के साथ है, तभी जिम और टैबी गुस्से में वहाँ आ धमकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि बॉयड ने उस खूनी सैरा को पनाह दी है। तब टैबी रोते हुए कहती है कि इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की और तुम इसे बचा रहे हो। तो बॉयड उन्हें समझाता है कि सैरा ही वो कड़ी है जो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। फिर ईथन जब सुनता है कि उसको मारने वाली वो लड़की अभी भी जिंदा है, तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वहीं अस्पताल में मैरियल को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। तब क्रिस्टी उसे शांत करने के लिए उसकी मनपसंद मैक्रोनी और चीज खिलाती है। यहाँ सैरा छिपते छिपाते अपने पुराने घर जाती है, जहाँ वो अपने भाई का एक छोटा सा सामान ढूंढना चाहती थी, लेकिन वहाँ रहने वाला नया परिवार उसे गालियाँ देकर भगा देता है। इधर जेड अपने बियर बार में देसी शराब बनाने का जुगाड़ लगा रहा था, क्योंकि अब शराब खत्म हो चुकी थी। तभी विक्टर वहाँ आता है और वो जेड से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे निशान का मतलब जानना था ना, चलो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें वो वायलिन बजाना होगा। इधर कॉलोनी हाउस में डोना का गुस्सा बॉयड पर फूट पड़ता है। वो बॉयड को चेतावनी देती है कि अगर गांव वालों को सैरा के बारे में पता चला तो दंगे हो जाएंगे। इसी बीच सैरा खुद हिम्मत करके ईथन से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है। तब जिम एक बाप होने के नाते अपना गुस्सा पी जाता है और ईथन को सैरा से बात करने देता है। यहाँ विक्टर जेड को एक बहुत पुराने कबाड़ खाने में ले जाता है, जहाँ 50 से भी ज्यादा पुरानी गाड़ियाँ खड़ी थी। विक्टर बताता है कि ये उन लोगों की गाड़ियाँ हैं जिन्हें मॉन्स्टर ने मार दिया था। फिर वो जेड से वायलिन बजाने को कहता है, तो जेड वायलिन बजाता है और विक्टर उसकी धुन में खोकर अपने बचपन की यादों में चला जाता है। इधर चर्च में एल्जिन और सैरा की मुलाकात होती है, तो दोनों इस गांव के रहस्यों में पागल हो रहे थे, इसलिए इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर सैरा डाइनर पहुंचती है और वो मिसेस लू से अपने भाई का सामान मांगती है। तब जैसे उसे वो सामान यानी छोटा सा पोर्ट मिलता है, तो कैनी वहाँ आ जाता है और कैनी गुस्से में सैरा का बॉक्स और वो पोर्ट जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। साथ ही उसे वहाँ से दफा हो जाने को कहता है। फिर हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत के बैग में मॉर्फिन था, जिसे वो क्रिस्टी उसे मैरियल के इलाज के लिए अपने पास रख लेती है, लेकिन ये एक तरह का ड्रग्स था। इसी को लेकर मैरियल और क्रिस्टी के बीच में झगड़ा हो जाता है,
क्योंकि मैरियल वो ड्रग्स लेना चाहती थी। यहाँ जंगल में टैबी उन रहस्यमय निशानों का पीछा कर रही थी। तभी अचानक उसके सामने कुछ अजीबोगरीब गंजे बच्चे आ जाते हैं और वो डरावनी आवाज निकाल रहे थे। तब टैबी डर के मारे चीख पड़ती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। तभी जेड वहाँ पहुँचता है और टैबी को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैंडल आराम से बस की छत पर बैठा है और ब्रेड खाते हुए वो मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब वो इसी बस में रहने लगा है। इसके बाद जब डाइनर में बॉयड आता है तो मिसेस लो उस पर भड़कने लगती हैं। साथ ही वो उसे सहरा का साथ देने के लिए ताने मारती हैं। तब बॉयड वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है और सीधा चर्च पहुँचता है, लेकिन चर्च में कदम रखते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है। वो देखता है कि यहाँ कुर्सियाँ गायब थी और वहाँ एक बैलेरिना सफेद ड्रेस में नाच रही थी। फिर बैलेरिना नाचते नाचते बॉयड के पास आती है और ये सिर्फ एक इल्यूजन था, लेकिन बॉयड को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। असल में वो डाइनर में ही बैठकर ये सब इमेजिन कर रहा था। तब कैनी और मिसेस लो उसे संभालते हैं। यहाँ एलिस घर की मरम्मत कर रहा है, तभी फातिमा आती है और उनका प्यार देखकर डोना बहुत खुश होती है। फिर यहाँ अस्पताल में मैरियल पागलों की तरह ड्रग्स की मांग कर रही थी, तो क्रिस्टी उसे साफ मना कर देती है, जिससे तो मैरियल बौखला जाती है। फिर जंगल में बॉयड कैनी को उस खौफनाक म्यूजिक बॉक्स के बारे में बताता है और अचानक वहाँ संगीत बजने लगता है, जिससे बॉयड के हाथ में भी तेज दर्द उठता है। इसके बाद वो बैलेरिना बॉयड को फिर से जंगल में नाचती हुई दिखती है, जिससे बॉयड घबराकर क्रिस्टी के पास जाता है। अब कॉलोनी हाउस में डोना सबको एक बुरी खबर देती है कि गांव का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए अब सबको कम खाना मिलेगा क्योंकि सब्जियां तेजी से सड़ने लगी हैं। वहीं एलिस और फातिमा जब साथ में थे तभी नीचे बहुत जोर का शोर होता है। एक बूढ़ा आदमी टॉड एल्जिन पर खाना चुराकर खाने का इल्जाम लगा रहा था। तब एलिस एल्जिन को बचाने बीच में कूदता है, लेकिन हाथापाई में टॉड गलती से एलिस के सीने में ही एक धारदार चाकू घोंप देता है, जिससे एलिस के तो काफी खून बहने लगता है और फातिमा काफी चीखने लगती है। तब यहाँ पर खून रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। अब ये तो रात का समय है और बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एल्जिन एक दिलेरी भरा आइडिया देता है। वो कहता है कि शैतान तो धीरे चलते हैं, अगर वो तेज गाड़ी चलाकर अस्पताल जाएं तो एलिस की जान बच सकती है। तब फातिमा और एल्जिन जोखिम उठाते हैं और एल्जिन गाड़ी तेजी से भगाता है। तब शैतान गाड़ी पर हमला तो करते हैं, लेकिन वो बचकर अस्पताल पहुंच ही जाते हैं। जिसके बाद अस्पताल में बॉयड अपने बेटे की ये हालत देखकर टूट जाता है। वहीं एलिस को तुरंत ओ नेगेटिव खून की जरूरत थी, जो सिर्फ बॉयड का था, लेकिन बॉयड के खून में वो शैतानी कीड़े रेंग रहे थे। अगर वो अपना खून देगा तो एलिस भी श्रापित हो जाएगा। तभी बॉयड के दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है। वो अपना हाथ काटता है और अस्पताल के बाहर जाकर शैतानों को ललकारता है। तब यह एक मुस्कुराने वाला मॉन्स्टर आगे आता है और बॉयड बिजली की तेजी से उसका गला काटता है और अपने हाथ का खून उसके गले की कटी नस पर लगा देता है। फिर वो चिल्लाता है कि मेरा लहू अब तेरा हुआ। तभी चमत्कार होता है और बॉयड के शरीर के कीड़े उस शैतान के शरीर में घुस जाते हैं और वो खूंखार मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। फिर कुछ ही पल में वो सड़कर मारा जाता है। तब बाकी के मॉन्स्टर ये खौफनाक मंजर देखकर पीछे हट जाते हैं। फिर बॉयड तुरंत अंदर जाता है और अपना साफ खून देकर एलिस की जान बचा लेता है। अब अगली सुबह अस्पताल के बाहर उस शैतान की लाश पड़ी थी और वहाँ पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ता है। तब क्रिस्टी कहती है कि उन्हें उस लाश का पोस्टमार्टम करना चाहिए ताकि मॉन्स्टर की कमजोरी का पता चल सके, पर एलिस और कैनी इसके खिलाफ थे। लेकिन बॉयड और क्रिस्टी जानते हैं कि यही उनकी इकलौती उम्मीद है। यहाँ डोना टॉड को सजा देने के बारे में सोच रही थी। वहीं टैबी जिम को उन गंजे बच्चों के विजन्स के बारे में बताती है, तो जिम उसे सलाह देता है कि वो जेट से इस बारे में बात करे, क्योंकि उसे भी पुराने सैनिक के विजन्स आते थे। इधर रैंडल एक ड्रोन उड़ा रहा था। तब जिम उसके पास जाता है बात करने के लिए, जिस पर बातों बातों में दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर एंटीना को ड्रोन में बांधकर आसमान में उड़ाया जाए तो सिग्नल अच्छे मिलेंगे। इस पर रैंडल जिम के दिमाग में एक शक पैदा करता है। वो कहता है कि क्या हो अगर इस गांव में कोई हमारा ही अपना इंसान उन मॉन्स्टर से मिला हुआ हो, यानी एक तरह का जासूस। जो सुनकर तो जिम का भी दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ इथन विक्टर से पेड़ों के बारे में पूछता है, तो विक्टर परेशान था क्योंकि इस बार गांव के पेड़ पतझड़ की तरह अपने पत्ते गिरा रहे थे, जो कि यहाँ पर पहले कभी नहीं हुआ था। वहीं जेड टैबी की बात सुनता है और दोनों मिलकर इन विजन्स का राज सुलझाने का फैसला करते हैं। अब पोस्टमार्टम रूम में क्रिस्टी उस शैतान का सीना चीरती है, लेकिन जैसे चाकू अंदर जाता है लाश के अंदर से हजारों घिनौने कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। तब डर के मारे सब कमरा बंद कर देते हैं और कैनी कहता है कि अगर ये कीड़े किसी इंसान में घुस गए तो वो लोग भी इनकी तरह जॉम्बी बन जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि मैरियल की हालत और भी खराब हो गई है और उसे भयानक विजन्स आ रहे हैं। इसके बाद सीन फातिमा पर जाता है, जो
डोना को बताती है कि वो आखिरकार प्रेग्नेंट हो गई है और मौत के इस गांव में ये चमत्कार था जो जानकर डोना खुश हो जाती है। यहाँ पोस्टमार्टम रूम में क्रिस्टी हिम्मत जुटाकर शैतान के पेट में पेचकस मारती है तो अंदर से खून की बजाय गाढ़ा पीला सा लिक्विड बाहर निकलता है। ये देख बॉयड का दिमाग दौड़ता है और वो कहता है कि अगर इस सीरम को बंदूक की गोलियों पर लगा दिया जाए तो वो गोलियां शैतान के लिए जहर का काम करेंगी। फिर हम देखते हैं कि एल्जिन बाथटब में लेटा हुआ था तो अचानक पानी के अंदर से एक खौफनाक ज़ॉम्बी प्रकट होता है और एल्जिन का गला दबाकर उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। पर दोस्तों असल में ये सब उसका बस एक इल्यूजन था। यहीं पर ये सीन कट होता है। अब हम देखते कि कैनी के घर में फोन की घंटी बजती है पर सालों से ये फोन तो डेड था। तब कैनी फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक खौफनाक आवाज आती है कि वो छोटे हैं, वो भिनभिनाते हैं और वो तुम्हें ले जा लेंगे। ये सुनकर तो कैनी डर के मारे फोन पटक देता है। तभी रसोई में पक रहे खाने में से एक कीड़ा निकलकर कैनी के हाथ पर काट लेता है जिससे तो कैनी की भी हालत खराब हो गई थी। इधर जंगल में जिम और रैंडल एंटीना को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ड्रोन उसे ऊपर ले जा सके। पर रैंडल का शक तो डोना से हट ही नहीं रहा था। उसका मानना है कि डोना ही वो गद्दार है जो उन मॉन्स्टर से मिली हुई है। इधर बॉयड सैरा को कहीं छिपने को कहता है लेकिन सैरा अब इस घुटन से आजाद होना चाहती है। वहीं टैबी और जेड भी उस सच का पता लगाना चाहते थे जो उन्होंने गुफा में देखा। इसके बाद विक्टर इथन को अपना पुराना कोट और कुछ कलर पेंसिल देता है जो उसे अपने बचपन की याद दिलाती हैं। तभी जेड का गुस्सा विक्टर पर फूटता है और वो विक्टर का कॉलर पकड़कर पूछता है कि उस किताब के निशानों का क्या मतलब है क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। पर अभी भी विक्टर खामोश रहता है। यहाँ जिम सैरा से पूछता है कि उसे वो आवाजें आनी बंद हो गई क्या, तो सैरा बताती है कि अब वो ताकतें उससे बात नहीं करती। तभी यहाँ रैंडल जिम को भड़काता है कि डोना ही असली मास्टरमाइंड है। तब जिम अपनी बेटी जूली को ये सारी बातें बताकर रात में रैंडल के साथ एंटीना का काम करने जंगल निकल जाता है। यहाँ विक्टर टैबी को अपनी माँ की पुरानी ड्राइंग्स दिखाता है और टैबी को पता चलता है कि विक्टर की माँ उसे बेसमेंट में छोड़कर एक टावर पर उन बच्चों को बचाने गई थी जो टैबी को नजर आए थे। साथ ही इन ड्राइंग से एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है कि बचपन में विक्टर की एक छोटी बहन भी थी जो मारी गई थी। ये याद आते ही विक्टर फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ अस्पताल में बॉयड और कैनी उस पीले सिरम को गोलियों पर लगा रहे हैं जो कि उसी मॉन्स्टर से निकला। तभी बॉयड की नजर कैनी के हाथ के निशान पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि कैनी को भी विजन्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि रैंडल अपने पागलपन की सारी हदें पार कर देता है और वो उन मॉन्स्टर के मालिक से संपर्क करने के लिए खुद डोना को किडनैप कर लेता है। फिर उसे एक पेड़ से बांधकर चारा बना देता है जो देखकर जिम के होश उड़ जाते हैं। वही बॉयड और कैनी उस मॉन्स्टर की लाश को जाकर जला देते हैं। अब सीन कट होता है और एक आदमी चीखते हुए घर से बाहर आता है। उसकी पत्नी को मॉन्स्टर ने दिन के उजाले में ही चीर फाड़ कर मार दिया था। यानी अब शैतान सिर्फ रात में ही नहीं दिन में भी हमला करने लगे थे। ये जानकर पूरे गांव में दहशत फैल जाता है। यहाँ जंगल में जिम रैंडल से लड़ रहा है। वो उसे समझाता है कि डोना गद्दार नहीं है। तब रैंडल गन निकाल लेता है। तभी बॉयड वहाँ पहुँच जाता है और रैंडल पर गन तान देता है। यहाँ हालत बेकाबू होने ही वाले थे कि अचानक रैंडल के शरीर में भयानक ऐंठन होती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। इधर बॉयड, जिम और रैंडल को मजबूरन जंगल के एक ट्रेलर में पनाह लेनी पड़ती है और बॉयड दरवाजे पर ताबीज लगा देता है। फिर रात होते ही वो मॉन्स्टर ट्रेलर को घेर लेते हैं जो देख बॉयड सिरम लगी गोलियों को उन पर चलाता है लेकिन गोलियां उन पर कोई असर नहीं करती। यानी उनका ये हथियार फेल हो चुका था। इधर कॉलोनी हाउस में हर कोई डरा हुआ है और मैरियल ड्रग्स के बिना पागल हो रही है। वहीं एल्जिन को समझ नहीं आ रहा है कि उसे बाथटब में किसने डुबोया। इसके बाद अचानक गांव के 3 अलग अलग कोनों में मौजूद 3 लोग, अस्पताल में मैरियल, कॉलोनी हाउस में जूली और ट्रेलर में रैंडल, बुरी तरह कांपने लगते हैं। उनकी आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती है मानो किसी मॉन्स्टर ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर के मेन बॉस ने अपना नया शिकार चुन लिया था जो अब तक मॉन्स्टर के जरिए ही इन लोगों को मार रहा था। इसके बाद तो मैरियल, जूली और रैंडल की सांसें उखड़ने लगती हैं और वो किसी गहरी खौफनाक नींद में तड़प रहे थे। तब तक यहाँ बॉयड डोना के साथ आ चुका था और ये जानकर बॉयड को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे फातिमा के प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है तो वो खुश तो होता है कि उसका बेटा बाप बनने वाला है, पर वो टेंशन में भी आ जाता है। इसके बाद तो डोना, एल्जिन और टॉड जंगल में रैंडल को ढूंढने जाते हैं तो रैंडल जिंदा तो था लेकिन उसकी भी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो एक तरह से कोमा में जा चुका था। तब जल्दी से उसे ये लोग ले जाते हैं। फिर बॉयड सैरा को लेकर उसी जगह जाता है
जहाँ उसे वो हवेली मिली थी। तो सायरा को वही म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है और वो जमीन खोदने लगती है, लेकिन अचानक उसके कानों और नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर जैड उस खौफनाक गुफा में पहुंच चुका था और जैड ऊपर देखता है तो उसे पेड़ों की जड़ों के बीच वही निशान दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये निशान किसी जगह का नक्शा नहीं बल्कि इस गुफा से बाहर निकलने की एक सुरंग का रास्ता है। वहीं यहाँ विक्टर टैबी को बोटल ट्री के पास ले जाता है। ये पेड़ बाकी टेलीपोर्ट पेड़ों से अलग था। तब टैबी बिना कुछ सोचे समझे पेड़ के तने के अंदर घुस जाती है। इधर कॉलोनी हाउस में मौत के सन्नाटे के बीच में एलिस और फातिमा की शादी हो रही है और बॉयड एक पिता की तरह फातिमा का हाथ पकड़कर उसे एलिस तक लाता है, जिससे सब लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो किसी का तो घर बस गया। इधर जिम अपनी बेटी जूली की हालत देखकर बौखला गया है। वहीं जिस आदमी की पत्नी दिन में मारी गई थी वो अचानक पागलों की तरह गन लेकर बॉयड पर हमला कर देता है। तब बॉयड अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और फिर वो अपनी मशाल उठाकर वो जलाता है। तब मशाल जलाते ही बॉयड सीधे वापस उसी हवेली में पहुंच जाता है, यानी ये मशाल उसी हवेली से कनेक्टेड है जो कि बॉयड पहले ले आया था। अब हवेली में बॉयड को अपनी मरी हुई बीवी के इल्यूजन दिखाई देते हैं। वो उसे उकसाती है कि वो भी वहीं रुक जाए और अपनी जान दे दे, लेकिन बॉयड समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उसके दिमाग से खेल रहे हैं, इसलिए वो पूरे गुस्से में अपनी मशाल उस बजते हुए म्यूजिक बॉक्स पर दे मारता है, जिससे म्यूजिक बॉक्स के टूटते ही हवेली गायब हो जाती है और इसी पल गांव में तड़पते हुए मैरियल, जूली और रैंडल की आंखें नॉर्मल हो जाती है, यानी बॉयड ने उन्हें बचा लिया था। लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। यहाँ टैबी जब वॉटर ट्री के जरिए एक ऊंचे टावर की छत पर पहुंच जाती है तो वहाँ उसे सफेद कपड़े पहने हुए वही रहस्यमय लड़का दिखाई देता है। तब टैबी उससे बाहर जाने का रास्ता पूछने ही वाली थी कि उससे पहले वो लड़का टैबी को टावर की छत से नीचे फेंक देता है। फिर कुछ महीनों बाद टैबी की आंखें खुलती हैं और वो एक अस्पताल के बेड पर थी। वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो तो अपनी असली दुनिया में पहुंच चुकी थी, यानी नॉर्मल वर्ल्ड में। लेकिन ये देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसका पति और उसके बच्चे अभी भी उसी खौफनाक गांव में फंसे हुए थे और अब वो अंदर वापस कैसे जाएगी। इसी सवाल के साथ ये सीजन 2 खत्म होता है। दोस्तों अब अगर आपको सीजन 3 के सारे एपिसोड्स कल ही चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो